हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर हुआ करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जितने भी एग्जाम्पल्स यूटिलाइज होते हैं वो अधिकतर एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। मगर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर लिंक करता है कहीं ना कहीं क्लास 9th के कुछ टॉपिक से, उनको हम डिस्कस करते हैं। और वो टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस होते हैं? तो हमने क्लास 9th में पढ़ा है, फिजिकल चेंजेस आर दैट चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक ऐसा चेंजेस जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस कहते हैं। इसके अलावा फिजिकल चेंजेस जो होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हो? सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हो, लिक्विड को आप आसानी से सॉलिड वगैरह में चेंज कर सकते हो, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप कन्वर्जन आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा और क्या बोल सकते हो कि भाई फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो टेम्पररी नेचर के होते हैं, यानी कुछ टाइम के बाद वो अपनी स्टेट को ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। जैसे आपकी जो मम्मी होती है वो क्या करती है? पानी जो होता है उस पानी को क्या करती है? फ्रीजर में रख देती है, या फिर आइस क्यूब्स को फॉर्म करने के लिए वाटर को फ्रीजर में रख देती है। कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि जो वाटर जो कि आपने लिक्विड फॉर्म में रखा था फ्रीजर में, वो अब आपका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप उस आइस को कुछ टाइम के लिए आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो तो वापस वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? वापस वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कहने का क्या है कि यहां पर फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि यहां पर फिजिकल चेंजेस हैं। और इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं? इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंजेस। आइए बात करते हैं थोड़ी सी केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस आर दैट चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। नया सब्सटेंस अगर फॉर्म हो रहा है तो वो क्या है? वो केमिकल चेंजेस है। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, यानी कि एक बार अगर आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, अगेन वापस आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ नहीं आ सकते हो। इसके अलावा परमानेंट नेचर का होता है। क्या होता है ये? परमानेंट का। एक बार प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, उससे आप दोबारा रिएक्टेंट को कन्वर्ट नहीं कर सकते या फॉर्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे कार्बन की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ कर देते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। मैग्नीशियम की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ कर देते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। इस तरह की तमाम वो रिएक्शंस जो हमारी डेली लाइफ में भी काम आती है, वो भी कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन को बिलोंग करती है या केमिकल चेंजेस को बिलोंग करती है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें फिजिकल चेंजेस के बारे में स्टडी नहीं करना है, बल्कि हमें किसके बारे में स्टडी करना है? हमें यहां पर केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी करना है। इस चैप्टर को स्टार्ट हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे, जिनमें पहला एग्जांपल है कि गर्मियों में हमारी जो मम्मी होती है वो क्या करती है कि जो गर्म दूध होता है उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया करती है। ठीक है, अब क्या होता है उसके अंदर, कैसे केमिकल चेंजेस क्रिएट होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जब हम तवे को परचेस करते हैं, देखा होगा आपने कि ये तवा होता है, इसको जब हम परचेस करते हैं तो बिल्कुल न्यू जैसा दिखता है, मगर कुछ टाइम के बाद ये कुछ ऐसा दिखना चालू हो जाता है। अब ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं, मगर ये रस्टिंग कैसे फॉर्म होती है इसके बारे में हमें केमिकल चेंजेस में पढ़ना है या केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पढ़ना है। इसके अलावा अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड, यानी आप क्या करते हो? ग्रेप्स से यानी अंगूर से आप क्या करते हो? किशमिश को आप फॉर्म करते हो, और ये ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस या ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ही ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं कि हम जो खाना खाते हैं या हम जो खाना पकाते हैं, वो भी क्या होता है? केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल होते हैं। यानी कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। इसके अलावा अगर मैं डाइजेशन ऑफ फूड की बात करूं, डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। वरना जो फूड हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हमें एक एनर्जी मिलती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रिएशन के थ्रू यहां से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। इस तरीके से ये यहां से रिमूव हो जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन सिस्टम
रेस्पिरेशन सिस्टम इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। तो ये इतने सारे जो एग्जाम्पल्स है ये सभी किसको बिलोंग करते हैं? केमिकल चेंजेस को बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अब बात करते हैं हम किसके बारे में। इन ऑल द अबाउ सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। अब इन सभी प्रोसेस में जो इनिशियल जो प्रोडक्ट होता है उसकी आइडेंटिटी जो होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या होती है? चेंज हो जाती है। यानी कि वो एक नई आइडेंटिटी को क्या करता है? क्रिएट कर लेता है। यानी उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इनिशियल प्रॉपर्टी से क्या हो जाती है? पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। Whenever a chemical changes occur, जब भी एक chemical changes होगा, we can say that a chemical reaction has taken place। जब भी कोई भी chemical changes होगा तो chemical reaction होगी। बिल्कुल सही बात है, जब भी केमिकल चेंजेस होगा तो केमिकल रिएक्शन हमेशा होगी। तो ध्यान रखना, इसीलिए मैंने बोला था कि हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं? हम इस चैप्टर में केमिकल चेंजेस को हम स्टडी कर रहे हैं और केमिकल चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। आइए हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन में चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। यहां पर हमने क्या करा है? एक बर्नर लिया है और यहां पर एक डिश ली है। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। यानी कि आप आंखों में गॉगल्स पहन लें या स्पेक्स पहन लें, हाथों में ग्लव्स पहन लें और टीचर की प्रेजेंस में ही आपको ये एक्सपेरिमेंट को करना होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। आगे देखिए क्या होता है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का आपको एक मैग्नीशियम वायर लेना है और उस मैग्नीशियम वायर को आपको क्या करना है? सैंड पेपर से क्लीन करना है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर हमने जो मैग्नीशियम वायर लिया है उसको हमने सैंड पेपर से क्यों क्लीन किया है? क्या रीजन है कि हमने मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन किया है? क्योंकि बेटा आपके लेबोरेटरी में जहां पर वो चीज रखी रहती है, मैग्नीशियम मेटल रखा रहता है, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंटेड होती है, तो वो जो मैग्नीशियम होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और अपने सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्या हो जाती है? उसकी प्रेजेंटेड हो जाती है। तो जब भी उसको बर्न किया जाता है, जब भी उसको जलाया जाता है, तो वो फुल एफिशिएंसी के साथ बर्न नहीं होता। तो उसकी एफिशिएंसी को देखने के लिए ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? जो मैग्नीशियम रिबन लेते हैं या मैग्नीशियम वायर लेते हैं उसको हम सैंड पेपर से क्या कर लेते हैं? क्लीन कर लेते हैं ताकि वो प्रॉपरली बर्न हो पाए। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि मैग्नीशियम वायर को क्यों आप सैंड पेपर से क्लीन करते हो, तो आप बोलोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर, या फिर आप बोल दोगे टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आइए एक्सपेरिमेंट की तरफ वापस आते हैं। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग लेना है। टंग यानी क्या होता है? ये टंग होता है। इसको हमने क्या करा? इससे हमने मैग्नीशियम वायर को पकड़ लिया। बर्निंग इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और बर्नर and collect the ash so found in a watch glass as shown in। this is a watch glass। अब हम क्या करेंगे? हम बर्नर को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ये टंग है, ये मैग्नीशियम रिबन है और ये बर्नर है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? हम इसको बर्न करेंगे और बर्न करने के बाद इस टंग से जो मैग्नीशियम रिबन हमने पकड़ रखा है इसको लेके हम कहां जाएंगे? इसके पास जाएंगे। जैसे ही हम इसके पास गए तो हम क्या देखते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो धीरे धीरे बर्न होने लग जाता है। अब हम फटाफट इस टंग को कहां लाएंगे? इसके पास लाएंगे। कैसे? ऐसे। और हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि मैग्नीशियम जो रिबन है वो धीरे धीरे बर्न होता चला जा रहा है और इसके जो पार्टिकल्स हैं, व्हाइट कलर की जो ऐश है, वो इसके अंदर क्या होती जा रही है? कलेक्ट होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इसमें हमने सर ऑब्जर्व किया कि As we have observed that magnesium ribbon burned with dazzling white flame, कि जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो जो उसकी फ्लेम होती है वो डेजलिंग
व्हाइट कलर की होती है, मतलब आंखों को चकाचौंध कर देने वाली, यानी 2 सेकंड के लिए आपकी आंखों के सामने क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। इतनी तेज रोशनी के साथ वो मैग्नीशियम वायर क्या होता है, बर्न होता है। सेकंड पॉइंट, मैग्नीशियम जो था वो एक सॉलिड था, मगर बर्न होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट पाउडर में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। थर्ड पॉइंट, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर है, इस पाउडर को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न किया है और जो न्यू तरह का पाउडर्ड सब्सटेंस बना है उसको हम क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट कलर का है, पाउडर्ड फॉर्म में क्या है, प्रेजेंटेड है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये बना कैसे, जब हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ कराई, ऑक्सीजन के साथ कराई, या फिर हम कह सकते हैं बर्न कराया मैग्नीशियम को, तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। आइए बात करते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट की। यहां पर सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है और इस टेस्ट ट्यूब में यहां पर देखिए, इस कंटेनर में, बीकर में हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया है। क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड। इसको बोलते हैं KI। क्या बोलते हैं इसको, KI बोला जाता है। यहां पर हम रिप्रेजेंट भी करेंगे इसको KI, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड इसको कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर क्या लेंगे, इसको हम बोल देंगे लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये आपका होता है लेड नाइट्रेट। और दोनों ही सॉल्यूशन, यानी पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, दोनों ही क्या होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। अब ध्यान से देखिए आगे क्या हुआ। अब हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, जिससे हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को लेंगे और इसके अंदर से पोटेशियम आयोडाइड को कलेक्ट करेंगे और धीरे धीरे किस में डालना स्टार्ट कर देंगे, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हम धीरे धीरे ड्रॉप वाइज हम इसको डालना स्टार्ट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, हमने इंस्ट्रूमेंट लिया, इसको हमने उठाया, उठा के हमने इसके अंदर डाला, इसको हमने क्या किया, प्रेस किया, तो सॉल्यूशन इसके अंदर आया। हमने वापस इसको उठाया और इसके अंदर हमने ड्रॉप वाइज क्या करा, ड्रॉप वाइज हमने इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड को डालना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे हम पोटेशियम आयोडाइड को डालते चले जा रहे हैं, आपको यहां पर विजुलाइज हो रहा होगा एक नए तरह का सब्सटेंस बन रहा है। हमने कैसे पता लगाया कि नए तरह का सब्सटेंस बन रहा है, बेटा पहले ये व्हाइट कलर का था, अब ये किस कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया। तो भाई रिएक्शन कैसे हुई वो बात समझनी है। यहां पर ये जो येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट बना है, ये क्या है, ये है लेड आयोडाइड। क्या है, अब ये क्या बन चुका है, ये लेड आयोडाइड यानी PbI2 बन चुका है। समझ में आ रहा है, क्या बन चुका है, PbI2 बन चुका है। अब यहां पर अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं तो डेफिनेटली रिएक्शन हम यहां पर लिख सकते हैं कि PbNO3 का होल ट्वाइस की रिएक्शन ट्वाइस ऑफ KI यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराया, तो क्या बन गया, PbI2 बन गया, और प्लस इसके अलावा ट्वाइस ऑफ KNO3 आपका बनके तैयार हो गया। इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं, इसको पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको सबके नाम हमने यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहां पर ये जो PbI2 है, दिस इज PbI2 जो है, ये आपका येलो PPT कहलाता है। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, इन सुटेबल सॉल्वेंट, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो होप सो ये वाला पार्ट आपका क्लियर होगा। आगे देखिए, लेड आयोडाइड ये बन गया। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है और इसके अंदर हमने क्या डाले हैं, देखो ग्रेनुअल्स डाल रहे हैं। किसके ग्रेनुअल्स है बेटा, ये है जिंक के ग्रेनुअल्स। किसके हैं, Zn ग्रेनुअल्स हैं। ग्रेनुअल्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़े, ये जिंक के ग्रेनुअल्स हैं। देखिए हमने इसके अंदर डाले। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये आपका डाइल्यूट H2SO4 है। क्या है ये डाइल्यूट आपका H2SO4 है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको उठाएंगे और इसके अंदर से हम कुछ अमाउंट में डाइल्यूट H2SO4 को
कलेक्ट करेंगे। प्रेस करके हम इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 को फिल करेंगे और उसके बाद किसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे। जब धीरे धीरे हम डालेंगे उसके बाद हम एक बार फिर हम क्या करेंगे, एक बार फिर हम इसके अंदर लेंगे, वापस इसके अंदर हम वापस डालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये कॉक है जहां से अगर कुछ भी रिएक्शन होती है, कोई भी गैस फॉर्म होती है तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी। ये ग्लास ट्यूब है, ये कॉनिकल फ्लास्क है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो डाइल्यूट H2SO4 है ये इस जिंक ग्रेनुअल्स के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पे रिएक्शन कुछ इस तरह की चल रही है कि अगर मान लीजिए जिंक है तो जिंक की रिएक्शन हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ करी है। जब हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ करी है तो आपका कंपाउंड बना है जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 बना है और इसके अलावा यहां से H2 गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। तो यानी कि ये जो गैस आपको बाहर निकलती हुई दिख रही है, ये गैस कौन सी है, ये आपकी H2 गैस है, जिसका जो साउंड होता है वो पॉपिंग साउंड होता है। पॉपिंग साउंड इसका होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका साउंड कैसा होता है, पॉपिंग साउंड होता है। अब यहां से कंक्लूजन्स क्या क्या मिले आप वो देखिए। कंक्लूजन में फॉर्मेशन ऑफ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं और बबल्स का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है। और मैंने क्या बोला, कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या हो रही है, H2 गैस यहां पर रिलीज हो रही है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, हीट इज गिवन आउट। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है। यहां पर लार्ज अमाउंट में हीट भी क्या होगी, रिलीज होगी। और इसके अलावा स्टेट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहां पे जिंक के ग्रेनुअल्स जो थे सॉलिड थे और जो डाइल्यूट H2SO4 था वो लिक्विड था। जिंक धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि जिंक आपका पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया या चेंज हो गया। यानी कि आप कह सकते हो कि यहां पर जिंक की स्टेट भी क्या हुई है, चेंज हुई है। फ्रॉम द अबाउ 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has been taken out। यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बताती है कि केमिकल रिएक्शन हुई। तो कुछ आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आप कैसे कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसके लिए कुछ चीजें हैं जो बताती है कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। इसमें पहला है चेंज इन स्टेट। मान लीजिए रिएक्टेंट की जो स्टेट है वही चेंज हो जाए तो आप कह देते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है। या फिर आप कह सकते हो चेंज इन कलर। जैसे देखिए पोटेशियम आयोडाइड जो हमने बात करी उसका कलर येलो था, यस और नो। और लेड नाइट्रेट का कलर भी, पोटेशियम आयोडाइड का कलर व्हाइट था और जो लेड नाइट्रेट है उसका कलर भी व्हाइट था। मगर जब दोनों की रिएक्शन कराई तो येलो कलर का पीपीटी बना। यानी कि कलर में क्या आया, चेंजेस आया। और जब कलर में चेंजेस आया तो आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, रन हो रही है। या तो स्टेट चेंज हो जाए या कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। थर्ड पॉइंट देखिए क्या, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर मान लीजिए कि कोई गैस रिलीज होती है तो भी आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें चेंज इन टेम्परेचर, यानी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या तो टेम्परेचर कम हो जाए या टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो भी आप कह दोगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे अभी हमने देखा था कि PbI2 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जिसके बारे में आप आसानी से रिएक्शन के दौरान पता लगा सकते हो। यानी कि अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान तो आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है। यानी 5 पैरामीटर्स है जिसके थ्रू आप बता सकते हो केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। उनमें पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा चेंज इन कलर, थर्ड एवोल्यूशन ऑफ गैस, फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर और फिफ्थ अगर आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर कोई प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म हो रहा है तो।
आइए थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं कि किस तरीके से स्टेट जो है वो चेंज होती है। देखिए फिजिकल चेंजेस में आप स्टेट को आसानी से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सॉलिड शुड बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, गैस को अगेन वापस आप सॉलिड में। मगर कन्वर्जन ये 9th क्लास की बातें हैं, मगर आपको आता होगा, मगर फिर भी हम रिविजन आपको कराएंगे। देखिए सॉलिड को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, और इस प्रोसेस को आप कहते हो मेल्टिंग। क्या कहते हैं उसको आप? मेल्टिंग। यानी सॉलिड को अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे और उस प्रोसेस को आप मेल्टिंग कहोगे। जबकि अगर आपको लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? प्रेशर क्रिएट करोगे, यानी इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन प्रोसेस कहा जाता है। अब आप लिक्विड को कन्वर्ट करना चाहते हो गैस में। जब लिक्विड को कन्वर्ट करना चाहते हो गैस में तो आप हीट वापस प्रोवाइड करोगे। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? इवेपोरेशन कहते हो। क्या कहते हो आप? इवेपोरेशन कहते हो। और अगर आप किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहां पर आपको कंडेंसेशन प्रोसेस लगाना पड़ेगा। दोबारा बोल रहे हैं, अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो मेल्टिंग प्रोसेस आएगा। लिक्विड को अगर आपने सॉलिड में कन्वर्ट किया तो आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलोगे। अगर आपने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया तो आप इवेपोरेशन प्रोसेस बोलोगे। गैस को अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट किया तो आप उसको कंडेंसेशन प्रोसेस कहोगे। अब अगर मान लीजिए गैस, अगर आप सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो, सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगी तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन प्रोसेस कहा जाता है। जबकि इसका रिवर्स, अगर मैं किसी गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इस प्रोसेस को डेपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, प्रोसेस आपको याद होने चाहिए, इस प्रोसेस को डेपोजिशन कहा जाता है। ओके, तो ये केमिकल रिएक्शन में चेंजेस हमने देखे कि किस तरीके से यहां पर स्टेट में चेंजेस होते हैं। आइए बात करते हैं चेंज इन कलर। ये एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रॉबेरी का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिसमें पहले स्ट्रॉबेरी कच्ची है और धीरे धीरे कलर उसमें आना चालू हो जाता है। इसके पहले वाला एग्जांपल हमने चेंज इन स्टेट का देखा। अब बात कर रहे हैं चेंज इन कलर। देखिए पहले ग्रीन कलर का था, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? ये रेड कलर का होता चला जा रहा है। यानी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस जो है अपने कलर को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। यानी कि ये एग्जाम्पल किसका है? चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है। हमने देखा होगा हमारे चारों तरफ कई तरह की इंडस्ट्रीज क्रिएटेड होती है, और इंडस्ट्रीज क्या करता है? इंडस्ट्रीज कोई कई तरह की गैसेस को क्या करता है? एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। और ये एग्जांपल किसका होता है? ये एग्जांपल एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल होता है। आप और एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे कोई भी मेटल की रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ करते हो तो भी आपको हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन गैस, कई और तरह की गैसेस भी आप ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन लिबरेट कर सकते हो, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो चेंज इन टेम्परेचर की, तो देखिए पहले ग्लास में था सॉलिड यानी आइस था, और धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ साथ वो किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में कन्वर्ट हो गया। ये एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल चेंज इन टेम्परेचर का है। और अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात करूं तो ये जो येलो कलर का सब्सटेंस आपका बना था लेड आयोडाइड का, ये किसका एग्जांपल होता है? ये चेंज इन प्रेसिपिटेट का एग्जांपल होता है। आइए बात करते हैं वैलेंसी चार्ट की। ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। जैसे OH, OH को हम OH माइनस लिखते हैं हाइड्रोक्साइड, Cl माइनस यानी क्लोराइड, Br माइनस यानी ब्रोमाइड, I माइनस यानी आयोडाइड, NO3 माइनस यानी कि इसको नाइट्रेट बोलते हैं या नाइट्रेट आयन बोलते हैं, HCO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट, AlO2 माइनस एल्यूमिनेट, Ag प्लस सिल्वर आयन इसको बोला जाता है, Na प्लस यानी सोडियम आयन, हाइड्रोजन, देन पोटेशियम आयन। इन सभी की वैलेंसीज कितनी होती है? इन सभी की वैलेंसीज हमेशा क्या है? 1। सबकी वैलेंसी क्या है? 1 है। सबकी वैलेंसी कितनी है? 1। यहां पर देखिए इस साइड, अब ध्यान से यहां पर कुछ एलिमेंट्स हमने और लिए, उनकी वैलेंसीज चेक करते हैं। इन सभी की वैलेंसी कितनी है? इन सभी की वैलेंसी 2 है। ध्यान से देखिए, कैडमियम +2, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, Hg यानी मर्क्यूरी +2, जिंक +2, बैरियम +2, ऑक्सीजन 2 माइनस, सल्फर 2 माइनस जिसको सल्फाइड कहते हैं, इसको ऑक्साइड कहते हैं, CrO4 2 माइनस इसको क्रोमेट आयन कहा जाता है, CO3 2 माइनस इसको कार्बोनेट आयन कहा जाता है, सल्फेट आयन और जिंकेट आयन।
जिंकेट आयन के बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, और इन सब की वैलेंसी बेटा कितनी होती है? इन सभी की वैलेंसी 2 होती है। तो क्या सिर्फ हर एक एलिमेंट की वैलेंसी 1 और 2 होती है? नहीं, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं, जो एक से ज्यादा वैलेंसीज को शो करते हैं, जैसे कॉपर और आयरन। ये दोनों क्या करते हैं? बोथ ऑफ देम हैव वेरिएबल वैलेंसी। इनकी क्या होती है? वैलेंसी वेरिएबल होती है, यानी कि आपकी वैलेंसी चेंज होती चली जाएगी। जैसे कॉपर जो है वो +1 और +2 वैलेंसी को शो करता है, जबकि आयरन जो है वो 2 और 3 वैलेंसी को शो करता है। बट ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमेशा फिक्स्ड होती है, जो कि कितनी होती है? 3। इसके अलावा अमोनियम जो आयन है उसकी वैलेंसी हमेशा +1 होती है, और लेड जो 2+ है इसकी जो वैलेंसी होती है वो हमेशा कितनी होती है? 2 होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आइए बात करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस की। A simple representation of a chemical reaction in words is called a word equation। मतलब अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आपने वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर दिया तो उस रिएक्शन को आप क्या कहते हो? वर्ड इक्वेशन कहते हो। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई, रिएक्शन लाइन क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो देखिए यहां पर हमने मैग्नीशियम, ऑक्सीजन या मैग्नीशियम ऑक्साइड को इनके केमिकल सिंबल्स में हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, सिर्फ हमने इसको वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कर दी तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? इसको वर्ड रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो LHS कहलाता है, और राइट हैंड साइड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? RHS कहते हैं। यानी ये आपका रिएक्टेंट कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ध्यान रखना, प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है और रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। आइए इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि भाई ये एरो साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, यानी आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाते हो तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा रहे हो तो आपका एरो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड ही हमेशा रहेगा। देखिए रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो आपका एरो का साइन हमेशा किस तरफ है? प्रोडक्ट साइड है, यानी आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड आप जा रहे हो। ठीक है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड फॉर्म्स ऑफ अ केमिकल चेंजेस। अब केमिकल रिएक्शन जब लिखी जाती है तो बार बार हमेशा क्या होता है? आप वर्ड इक्वेशन नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बार बार जब आप वर्ड इक्वेशन लिखते हो तो काफी लेंथी एक सिस्टम चलता है। ठीक है, बार बार आपको एक ही एक चीज को काफी बार लिखना पड़ता है, तो आप क्या करते हो? आप यहां पर शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना स्टार्ट करते हो। कैसे? जैसे मैग्नीशियम को हमने Mg लिखा, फिर प्लस का साइन, ऑक्सीजन को हमने O2 लिखा, अगेन रिएक्शन का साइन है ही सही, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको हमने क्या लिख दिया? MgO लिख दिया। अब ये जो रिएक्शन हमने लिखी है इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसमें भी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है? राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड वाला क्या है? प्रोडक्ट है। यहां पर एरो साइन वही सेम चीज है, क्या बता रहा है? कि आपका जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा रहा है, यानी कि डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द बोथ साइड इज सेम, अगर LHS और RHS दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उस रिएक्शन को आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हो, और अगर सेम नहीं है तो उसको आप क्या कहते हो? अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन या स्केलेटल केमिकल रिएक्शन के नाम से आप इसको जानते हो। आइए थोड़ी सी बात यहां समझ लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम यहां पर 1 है, यहां पर मैग्नीशियम कितना है? 1। यहां पर ऑक्सीजन देखिए कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 1। तो देखिए यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन कितना है? 1, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यानी कि इस रिएक्शन को आप अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन या इसको आप स्केलेटल रिएक्शन के नाम से आप जानोगे। सो अबाउ रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल किसका है? स्केलेटल केमिकल रिएक्शन का है। अगर आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हम यहां पर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना हालांकि सिखाएंगे, मगर आप अभी वापस देख लीजिए। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ करी, क्या हो गया?
मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, ये आपने लिखा। अब ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो सबसे पहले तो करते क्या है कि आपका ये जो एलिमेंट है इनको आप क्या कर लेते हो, ब्रैकेट में आप क्लोज कर लेते हो। यानी कोई भी चीज को, कोई भी आप नंबर को आप इनके अंदर आप कभी भी नहीं लिखोगे, आप इसके आगे की साइड ही हमेशा लिखोगे। अब देखिए O2 है, यानी ऑक्सीजन 2 है और यहां ऑक्सीजन सिर्फ कितना है, 1 है, तो आप इसके आगे क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। जब आप इसके आगे 2 लगाओगे तो ऑक्सीजन अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है, मगर जब आपने 2 लगाया तो मैग्नीशियम भी यहां पर कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, और यहां पर मैग्नीशियम कितना है, 1 ही है, तो आप इसके आगे भी क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। LHS में जो एलिमेंट है वही क्या है, RHS में भी है, मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जबकि नीचे वाली जो रिएक्शन है ये वाली, इसको हम अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, स्केलेटल रिएक्शन आप कह सकते हो। अब किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को लिखा जाएगा वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप रिएक्टेंट को लिखोगे, फिर प्रोडक्ट को लिखोगे। देखिए सबसे पहले हमने रिएक्टेंट लिखा, रिएक्टेंट में हमने मैग्नीशियम लिखा, और मैग्नीशियम की जो स्टेट है वो क्या होती है, सॉलिड, तो हमें यहां पर वो S को भी लिखना है। इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करा रही है, ठीक है, तो ऑक्सीजन लिखा, ये दोनों रिएक्टेंट हमने लिख दिए, यहां पर हमने प्रोडक्ट लिख दिया। तो आप ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट हम दोनों लिख चुके हैं, प्रोडक्ट हम लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों की रिएक्शन करानी है, तो बीच में काय का साइन आएगा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, रिएक्टेंट को आप LHS साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट को आप RHS साइड लिखेंगे, लिख दिया। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय एन, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेटेड कैसे करोगे, एक एरो साइन से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। यहां पर क्या बोला, एरो साइन, तो यहां पर आपको बना हुआ देखो ये एरो साइन बना। इसके बाद थर्ड पॉइंट, 2 और मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय, अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है या 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, तो उनको सेपरेट कैसे करोगे, पॉजिटिव साइन से आप इसको सेपरेट करोगे। तो यहां पे प्लस साइन से आप इसको सेपरेट करोगे, तो यहां पर भी देखिए प्लस साइन आपका आ गया। इसके अलावा अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन में कोई कंडीशन मेंशन है, कोई कंडीशंस दे रखी है कि किसी कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर आपका क्या है, तो आप क्या करोगे, उन सब चीजों को रिएक्शन के ऊपर जो साइन है उसके ऊपर आप रिप्रेजेंट करोगे। जैसे टेम्परेचर है तो आपने एरो बना दिया। इसके बाद डैश ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी कि जो भी स्टेट्स है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, उनको भी आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं, फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे। ध्यान से देखो, मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो भी क्या होता है, सॉलिड। इस तरीके से आप क्या करते हो, केमिकल रिएक्शन को लिखते हो। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज योर फर्स्ट लेक्चर। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।